आप सभी का खैर मकदम खुश आमदीद। आज की उर्दू सर्विस की नशियात में अपने दोस्त नईम का आदाब कबूल कीजिए। साहिबो, आपसे बेपनाह मोहब्बत है, सच्ची मुच्ची। ये झूठ नहीं है दोस्तों, 100% सच्चाई है इस बात में। कभी कभी कुछ लोग झूठ बोलते हैं और ख़ास बात यह है उस झूठ को छुपाने के लिए फिर 100 झूठ बोले जाते हैं। चाहे कितनी बार झूठ बोला जाए मगर झूठ तो झूठ ही रहता है। अगर आप सदाकत पर कायम रहें तो शायद ये नौबत ही ना आए और आपका कल्बी सुकून भी बरकरार रहेगा और आपके जो किरदार की चमक है वो भी बरकरार रहती है। इसीलिए हमेशा झूठ बोलने से दोस्तों बचना चाहिए और हमेशा सदाकत पर रहना चाहिए। जिनके किरदार से आती हो सदाकत की महक, जिनके किरदार से आती हो सदाकत की महक, उनकी तदरीस से पत्थर भी पिघल जाते हैं। उनकी तदरीस से पत्थर भी पिघल जाते हैं। और यूँ भी कहा जाता है दोस्तों, सदाकत हो तो दिल सीनों से खिंचने लगते हैं वाइज। सदाकत हो तो दिल सीनों से खिंचने लगते हैं वाइज। हकीकत खुद को मनवा लेती है, मानी नहीं जाती। तो हमेशा सच्चाई के रास्ते पर रहें और बस यूं ही कायम रहें सदाकत पर। आइए सुनते हैं अहम खबरों की सुर्खियां। अहम खबरों की सुर्खियां लेकर मैं हूं आपके साथ फूला पंडिता। आदाब। कोविड-19 के बाद की दुनिया में भारत इसराइल साझेदारी और ज़्यादा होगी मजबूत। जनाब मोदी ने कल अपने इसराइली हममनसब के साथ टेलीफोन पर की गुफ्तगू। कोरोना वायरस से सेहतियाब होने वालों की तादाद पहली बार मरीजों से ज़्यादा हुई। सेहतियाबी की शरह 48.88%। अब तक मुल्क में 1,35,205 मरीज हुए सेहतियाब और सरगर्म मामले हैं 1,33,632। INS शरदुल समंदर सेतु ऑपरेशन के तहत ईरान में फंसे 233 भारतीय शहरियों को लेकर पोरबंदर वापस। उत्तर प्रदेश सरकार ने अगले 6 माह के दौरान 10 लाख रोजगार फराहम करने का एक्शन प्लान किया तैयार। हरियाणा हुकूमत ज़ेर ज़मीन पानी की कमी वाले इलाकों में पानी के रिचार्ज के लिए 1000 बोरिस कराएगी तामीर। आरोग्य सेतु ऐप का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कोविड-19 से निपटने के लिए लाजमी। योगा का आलमी दिन 21 जून को मनाया जाएगा। यूरोपीय मुल्कों में फंसे हुए भारतीय शहरियों को वापस लाने के लिए टिकटों की फरोख्त शुरू। भारत ने मुख्तसर मुद्दत के दौरान कोविड-19 की जांच की सलाहियत में किया इजाफा। ICMR अब तक मुल्क में 50,60,000 नमूनों की हुई जांच। कोविड मामलात में लगातार इजाफे के पेश नज़र राजस्थान में तमाम बैन रियासती सरहदें सील। अगले माली साल में भारतीय मईशत की शरह तरक्की 9.5% रहेगी। कोरोना वायरस की वजह से इस साल आलमी मईशत 5.2% तक कम हो जाएगी। कोविड-19 के पेश नज़र अमेरिका ने अपनी सारी बंदिशें हटा ली हैं। श्रीलंका में पार्लिमानी इंतखाबात 5 अगस्त को। जम्मू कश्मीर के बडगाम में दहशतगर्दों के साथ तसादुम। कल शोपियान ज़िले में हिफाजती दस्तों ने एक झड़प के दौरान लश्कर तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन के 5 दहशतगर्दों को किया हलाक। और इथोपिया पार्लियामेंट ने वज़ीर-ए-आज़म अबिय अहमद को मुद्दत मुकम्मल होने के बाद भी ओहदे पर कायम रहने के लिए कहा है। ये थी अहम खबरों की सुर्खियाँ। हम ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस से दोस्तों आपसे मुखातिब हैं सोशल मीडिया लाइव पर। हमेशा की तरह आज भी ये शाम सुहानी और मस्तानी बनाने के लिए आपके रूबरू कई अहम शख्सियात जलवागर होंगी जो अपने अपने टैलेंट से आपको महसूस करेंगी। कहीं मौसीकी तो कहीं मालूमात, कहीं मिज़ाह तो कहीं रूह को सुकून बख्शने वाली अच्छी अच्छी बातें। आप बने रहे हमारे साथ, सुनते रहे हमारा प्रोग्राम। महफिल का समा बांधने के लिए दोस्तों आइए पहले सुनते हैं मारूफ क्लासिकी फनकार राजेश मिश्रा की गाई राग खमाज में ठुमरी। तबले पर साथ दे रही हैं ऋतु मिश्रा। उर्दू चैनल को राजेश मिश्रा का नमस्कार। इस चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो कोरोना का संकट आया है उसे अल्लाह ताला जल्दी ठीक करें और हम लोग पुराने जैसे खुशहाल फिर रहने लगे। आज मैं आपके सामने एक ठुमरी प्रस्तुत कर रहा हूँ मिस्र खमाज में, और मेरे साथ तबले पर संगत कर रही मेरी धर्मपत्नी ऋतु मिश्रा।
और मैं प्रख्यात सारंगी वादक पंडित महेश प्रसाद मिश्र का लड़का एवं शिष्य हूँ। तो ठुमरी प्रस्तुत है। पिया तोर तिरछी नजर लागे प्यार हाँ नजर लागे पिया तोरी हाँ नजर लागे मद भरे नैना प्यार लगत जादू भरे तोर कटार रे पिया तोर तिरछी नजर लग पिया तो राजेश मिश्रा की गाई हुई राग खमाज में ये ठुमरी आपने सुनी। तबले पर साथ दे रही थी ऋतु मिश्रा। ये नशरिया दोस्तों आप सुन रहे हैं सोशल मीडिया लाइव पर। आइए सुनते हैं डॉक्टर की सलाह। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि इस वक्त सारी दुनिया कोरोना वायरस की महामारी से जूझ रही है। शरीर को इस महामारी से कैसे बचाया जाए ये मैं आप सबको नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये आप सब लोग पहले से जानते हैं। लेकिन दिमाग को इस वायरस से कैसे बचाया जाए आज मैं आपको ये बताऊंगा। 24 घंटे हर कोई कोरोना वायरस के बारे में बात कर रहा है, सुन रहा है, सोच रहा है और न्यूज देख रहा है। दिमाग के बारे में एक बात कही जाती है, गार्बेज इन गार्बेज आउट, यानी कचरा जाएगा कचरा ही आएगा। इसलिए हमें 24 घंटे कोरोना वायरस के बारे में नहीं सोचना। शरीर को लेके हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि इसकी कोई वैक्सीन नहीं है। लेकिन दिमाग को लेके हमारे पास बहुत सारे विकल्प हैं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अब इस लॉकडाउन में हम ऐसा क्या करें कि हमारा ध्यान कोरोना वायरस पे ना जाए। अगर 24 घंटे सोचने से हम हालात सुधर सकते हैं तो बेशक बैठ के सोचिए, और यदि नहीं तो हमें ऐसा कुछ करना होगा कि हम कोरोना वायरस के बारे में ना सोचें। अब सवाल ये है कि हम ऐसा क्या करें कि हमारा ध्यान कोरोना वायरस पे ना जाए। हम कसरत कर सकते हैं, हम कुछ क्रिएटिव चीजें बना सकते हैं, हम पुराने एल्बम्स देख के अपनी यादें ताज़ा कर सकते हैं, हम बच्चों के साथ इंडोर गेम खेल सकते हैं। ज्यादातर बच्चों की यही शिकायत रहती है कि हम उनको समय नहीं देते।
ये सुनहरा मौका है उनको समय देने का। आप इस अवसर का लाभ उठाएं। हम मेडिटेशन कर सकते हैं और हम इस लॉकडाउन में बहुत कुछ कर सकते हैं। हम अपने परिवार वालों की मदद कर सकते हैं, घर की साफ सफाई में, खाना बनाने में, और हाँ, पौधों के रख रखाव में भी हम मदद कर सकते हैं। इसके दो फायदे होंगे। एक तो हमारा ध्यान कोरोना वायरस की तरफ नहीं जाएगा। दूसरा, हम अपने आप को और परिवार वालों को समय दे सकते हैं। हम और अधिक नॉलेज या और अधिक ज्ञान ले सकते हैं कि हम अपने बिजनेस को कैसे बढ़ाएं, क्या ऐसा करें कि हमारा बिजनेस बढ़े। ये लॉकडाउन सही समय है अपने बिजनेस के बारे में सोचने का। आप अपने परिवार वालों के साथ जब भी बैठे तो कोरोना वायरस के बारे में बिल्कुल भी बात ना करें, वो तो सारी दुनिया कर रही है। हमें कुछ ऐसा करना है कि हम सिर्फ और सिर्फ इस लॉकडाउन का फायदा उठाएं, परिवार वालों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ। साइकोलॉजी भी ये कहती है कि खुश रहने का एक तरीका हमारे रिलेशंस भी है, और ये एक अच्छा समय है अपने रिलेशंस के साथ रहने का, अपने परिवार वालों के साथ रहने का। हमें एक और बात का ध्यान रखना है इस लॉकडाउन में कि हमें टेक्नोलॉजी का आदी नहीं बनना है। यह सुनहरा मौका है उन पुरानी चीजों का करने का जो हम अपने टाइम में किया करते थे, या अपने उन शौक को पूरा करने का जो शायद हम समय के अभाव से नहीं कर पा रहे। जैसे पेंटिंग हम कर सकते हैं, स्केचिंग हम कर सकते हैं, कोई भी शौक जो आपका अपना शौक हो। किसी को गाने गाने का शौक है, वो गाना गा सकता है, कोई वीडियो बना सकता है, कोई डांस कर सकता है, कुछ भी जो आपका शौक रहा हो वो आप सारा शौक अपने इस लॉकडाउन पीरियड में करिए। और अंत में मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि हमें लॉकडाउन के नियमों का पालन भी करना है और शरीर के साथ साथ दिमाग को भी स्वस्थ रखना है। नमस्कार। कोविड-19 वबा की रोकथाम के लिए आपने डॉक्टर राजेश शर्मा की ये मुफीद बातें सुनी। डॉक्टर साहब ने कितनी अच्छी बातें बताई कि जिस्म के साथ साथ अपने दिमाग को कैसे चुस्त रखना है, अपने दिमाग को हर टाइम किसी न किसी क्रिएटिविटी में बिजी रखना है, ताकि आपका कोरोना की जानिब या किसी नेगेटिव थॉट की जानिब तवज्जो हट जाए, क्योंकि टेंशन लेने से सेहतमंद लोग भी बीमार पड़ सकते हैं। इसलिए खुश रहिए, मुस्बत सोचिए, कुछ न कुछ करते रहिए। जी हाँ दोस्तों, गलत अफवाहों या मालूमात से दूर रहिए। इंशाल्लाह हम बहुत जल्द इस महामारी से निजात पाएंगे और पहले की तरह अपने मामूलाते ज़िंदगी में दोबारा कदम रखेंगे। बहरहाल आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, दिल के कलम से। ये सेगमेंट लेकर एक बार फिर आपके दोस्त नईम आपसे मुखातिब हो रहे हैं। दिल के कलम से ये सेगमेंट लेकर हाजिर है आपका दोस्त। दिल का कलम है, जब लिखना शुरू करता है तो बस लिखता ही चला जाता है, रुकने का नाम ही नहीं लेता। चलिए तो हम भी कहाँ रुकने वाले हैं। हाथ मिला दिलदारा गल पक्की हो गई, हाथ मिला दिलदारा गल पक्की हो गई, असी मिल के रावांगे एक बार नू, असी मिल के रावांगे एक बार नू। असी तुहानू हर रोज़ मिला दे। हाँ, वैसे तो ये रोज़ की बात है, लेकिन बात इस करके है कि दिल कहाँ भरता है। जी बिल्कुल नहीं चाहता। फरमाइश थी, एक मुखड़ा सुना दी जनाब आपको हमने पंजाबी में। और आज बात एक मिसाल की, कहावत की। वैसे तो हमने पहले भी आपको ये कहावतें सुनाई हैं, क्यों बनती हैं, इनके पीछे कोई ना कोई ज़रूर एक वजह होती है। और आज भी एक ऐसी ही कहावत हम आपके लिए लेकर आए हैं। आप अक्सर एक कहावत सुनते होंगे कि ये मुंह और मसूर की दाल। सोचे तो कहाँ दाल, और वो भी सिर्फ मसूर की, और कहाँ कहावत। ये कैसे हुआ? इस कहावत का मतलब है कि ये मुंह उस काम या जिम्मेदारी के काबिल नहीं, और इसी मुंह से कहते हो कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। तो ये कहावत उस वक्त बोली जाती है जब किसी से ये कहना हो कि तुम नालायक हो और फलां काम तुम्हारे बस की बात नहीं, तुम नहीं कर सकते। इसका किस्सा भी सुनाई देते हैं जनाब
कि ये कहावत क्यों बोली जाती है। कहती हैं कि किसी बादशाह का बावर्ची एक नवाब के यहाँ नौकर हो गया। नवाब ने उससे पूछा, तुम क्या चीज़ सबसे अच्छी पकाते हो? तो उसने जवाब दिया कि मसूर की दाल ऐसी मज़ेदार पकाता हूँ हुजूर कि जो खाता है उंगलियां चाटता रह जाता है। तो नवाब साहब ने कहा कि अच्छा, तो कल हमारे यहाँ दावत है, कल ही मसूर की दाल पका कर दिखाएं तो फिर जाने। बावर्ची ने हामी भर ली और अगले रोज़ शामियाना बंधा। मेहमान आए, बावर्ची ने मसूर की दाल बनाई और मेहमानों के सामने तश्तरी में निकाल कर पेश की। पूरा शामियाना महक उठा। नवाब साहब आए, दाल चखी, वाकई ऐसी जायकेदार मज़ेदार दाल कभी ना खाई थी। अश अश कर उठे, लेकिन थे आखिर बहुत ही बखील, बहुत ही कंजूस। खर्च का ख्याल आ गया तो बादशाह होते तो शायद खर्च की फिक्र ना करते, लेकिन बावर्ची बादशाह के महल में काम कर चुका था, दिल खोल कर खर्च करने का आदी था। इसलिए जब नवाब साहब ने पूछा कि दाल तो बहुत मज़े की है मगर खर्च कितना आया, तो बावर्ची को बहुत बुरा लगा। जब्त करके बोला कि 2 आने की दाल है, 32 रुपए का मसाला है। सस्ता ज़माना था जनाब। नवाब साहब इतनी महंगी दाल का सुनकर चीख पड़े। क्या कहा? 32 रुपए और 2 आने की मसूर की दाल? बावर्ची तो फट पड़ा, बिखर गया। तैश में आकर जेब से 32 रुपए 2 आने निकाल कर रख दिए और दाल का बर्तन ज़मीन में पटक दिया और कहा, ये मुँह और मसूर की दाल। ये कहकर वो चले गए। कहते हैं कि दाल शामियाने के जिस बांस पर गिरी थी वो कुछ रोज़ बाद मसाले के असर से सरसब्ज हो गया और इस तरह ये कहावत मशहूर हुई, ये मुंह और मसूर की दाल। तो जनाब ये था किस्सा मसूर की दाल का। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। लेकिन एक बात तो है दोस्तों, एक राज पर से आज पर्दा भी हट गया। ये कहावत और इसके पीछे की कहानी सुनाकर कुछ ख़वातीन इतना खुश क्यों होती हैं जब वो दाल पकाती हैं, या फिर भिंडी पकाऊं या दाल, भिंडी पकाऊं या दाल, मैं उड़ी उड़ी जाऊं हवा दे नाल, मैं उड़ी उड़ी जाऊं हवा दे नाल। ये मूंग और दाल मसूर की, ये मूंग और दाल मसूर की, जरा देखो तो सूरत हुजूर की, जरा देखो तो सूरत हुजूर की, हुजूर की, हुजूर की। ये मूंग और दाल मसूर की, ये मूंग और दाल मसूर की। फीकी फीकी सूरत मिजाज तीखा तीखा, खाकर कहाँ से आए आज तीखा तीखा। फीकी फीकी सूरत, ओ फीकी फीकी, फीकी फीकी सूरत मिजाज तीखा तीखा, खाकर कहाँ से आए आज तीखा तीखा। मिजाज तीखा तीखा, जल जाए ना ज़बान हुजूर की, जल जाए ना ज़बान हुजूर की, हुजूर की, हुजूर की। ये मूंग और दाल मसूर की, ये मूंग और दाल मसूर की। बंदर शहर का आया है गाँव में, बंदर शहर का ये आया है गाँव में, मजे से हिलाए तुम पीपल की छाँव में। बंदर शहर का आया है गाँव में, मजे से हिलाए तुम पीपल की छाँव में, पीपल की छाँव में। सूझी अंधे को कितनी है दूर की, सूझी अंधे को कितनी है दूर की,
दूर की है दूर की, ये मूंग और दाल मसूर की, ये मूंग और दाल मसूर। ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस की नशियात सोशल मीडिया लाइव के ज़रिए आप तक पहुंच रही हैं। और अब उर्दू सर्विस की लाइब्रेरी से एक और पुरानी आवाज़ आपके लिए लेकर आए हैं तारीख साज के रूप में, और ये आवाज़ है ताहिरा नियाजी साहिबा की। आइए सुनते हैं। गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश की कमाऊं पहाड़ियों में वाक़े अल्मोड़ा के एक गांव में पैदा हुए थे। उनके आबाओ अजदाद कोकनी ब्राह्मण थे। उनके एक बुजुर्ग जयदेव पंत केदारनाथ और बद्रीनाथ की तीर्थ यात्रा पर निकले थे कि अल्मोड़ा की कुदरती हुस्न ने उन पर जादू कर दिया और वो यहीं के होकर रह गए। गोविंद बल्लभ पंत की जिंदगी में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं मिलते। उन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से LLB किया और अल्मोड़ा में वकालत शुरू कर दी। मकामी सियासत में हिस्सा लेना शुरू किया। म्यूनिसिपैलिटी की सियासत से कदम ब कदम आगे बढ़े। गांधी जी, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आज़ाद, सरदार पटेल, मदन मोहन मालवीय वगैरह जैसे रहनुमाओं के दोष बदोश आज़ादी की लड़ाई लड़ी। जब मुल्क आज़ाद हुआ तो वो उत्तर प्रदेश के पहले वजीर आला बनाए गए। रफ़ी अहमद किदवाई की मौत के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें मरकज में बुला लिया और वजारत दाखिला में काबीना वजीर मुकर्रर हुए। इसी ओहदे पर 1961 में उनका इंतकाल हो गया। उन्होंने तालिबे इल्मी के ज़माने में अपने लिए जो एक राह चुन ली थी, आखिर जिंदगी तक उसी पर चलते रहे। उत्तर प्रदेश की हमजहत तरक्की में पंत जी का जबरदस्त किरदार रहा, लेकिन वो महज सूबाई सतह के लीडर न थे। कौमी सियासत में भी उन्होंने अहम रोल अदा किया। सूबों की तंजीम नौ और हिंदी को कौमी जबान बनाने में उनकी गैर मामूली खिदमत समझी जाती हैं। खास तौर पर उत्तर प्रदेश में हिंदी को सरकारी जबान बनाने और उसकी जड़ें मजबूत करने में बड़ा काम किया। पंत जी के बारे में कहा गया है कि वो हिमालय की तरह बुलंद, समंदर की तरह गहरे और गंगा की तरह नर्म और नाजुक थे। पंत जी एक आहिनी अज़्म के इंसान थे, ईसार और कुर्बानी में बेमिसाल। अंग्रेजी सिपाहियों ने कौमी रहनुमाओं को लाठियों से मारा। नेहरू पर भी लाठियां बरसाई गईं। उस वक्त पंत जी आगे बढ़े और नेहरू जी पर लेट गए। तमाम लाठियां उनके सर पर पड़ी। इतनी चोटें पड़ी कि उनकी गर्दन की नसें, जिस पर बहुत ही असर पड़ा था, और इसीलिए उनका सर हमेशा हिलता रहता था। काशीपुर कमाऊं पहाड़ियों का एक खूबसूरत कस्बा। पंडित पंत के वालिद अपनी नौकरी के सिलसिले में यहीं मुकीम थे। पंत जी ने यहीं अपनी वकालत का आगाज किया। वकालत चल निकली तो उन्होंने समाजी खिदमात के कामों में दिलचस्पी लेना शुरू की। समाजी बुराइयों और बेगार के खिलाफ मुहिम में हिस्सा लिया। सन 1905 में गोखले की सदारत में बनारस में कांग्रेस का इजलास हुआ। पंत जी एक रजाकार की हैसियत से उसमें शामिल हुए। गोविंद बल्लभ पंत को ये इम्तियाज हासिल है कि वो बहुत नीचे की सतह से तरक्की करके आला तरीन ओहदे तक पहुंचे। नोटिफाइड एरिया कमेटी के चेयरमैन मुंतखब हुए। 1931 में कांग्रेस वर्किंग कमेटी में नामजद किए गए। सन 1934 में मरकजी कानून साज असम्बली के मेंबर बने और फिर 1947 में उत्तर प्रदेश के वजीर आला मुकर्रर हुए और उसके बाद मरकजी वजीर दाखिला बनाए गए। कामयाबियों का ये एक गैर मामूली रिकॉर्ड है जो सच्ची लगन और मेहनत से ही हासिल किया जा सकता है। पंत जी एक सच्चे मुहिब्बे वतन थे। उत्तर प्रदेश के घरेलू मामलों के मेंबर सर लैम्बर्ट ने एक तकरीर में कहा कि हिंदुस्तानी नाअहल हैं, इसलिए उन्हें आज़ादी नहीं दी जा सकती। सामईन में बड़े बड़े लीडर मौजूद थे, मगर किसी की हिम्मत जवाब देने की नहीं हुई। मगर पंत उस बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं कर सके। वो खड़े हो गए और एक जोशीली तकरीर कर डाली। उन्होंने अंग्रेजों की कमजोरियों की पोल खोलनी शुरू की। उनकी तकरीर सुनकर सब हैरान रह गए। पंडित मोतीलाल नेहरू भी वहां मौजूद थे। उनकी तकरीर से इस दर्जा मुतासिर हुए कि पंत जी को सूबाई असम्बली में अपनी पार्टी का लीडर मुकर्रर कर दिया। उनकी हुब्बुल वतनी के ऐसे बहुत से वाकयात हैं।
वल्लभ पंत शुरू से ही कांग्रेस के एक जानिसार सिपाही थे। कांग्रेस उन्हें एक ढाल के तौर पर इस्तेमाल करती थी। कांग्रेस के तंजीमी मामलों में भी गहरी दिलचस्पी लेते थे। शायद बहुत कम लोगों को इस बात का इल्म होगा कि काकोरी साजिश मामले में जब राम प्रसाद बिस्मिल और उनके साथियों के खिलाफ मुकदमा चल रहा था, तो देशभक्तों की पैरवी करने वाले मुमताज वकीलों में वल्लभ पंत का नाम भी शामिल था। उत्तर प्रदेश में जब पहली कांग्रेस हुकूमत बनी, तो पंत की कोशिशों से तमाम मुजरिमों को रिहा कर दिया गया। जमींदारी के खात्मे के लिए सबसे पहले उत्तर प्रदेश में कानून बना और कार्रवाई शुरू की गई। पंत जी ने इस मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और बाद में यह कानून पूरे मुल्क के लिए एक नमूना बना। गोविंद वल्लभ पंत अगरचे एक कट्टर मजहबी इंसान थे, मगर उन्होंने तरक्की पसंद इक़दामात की भी हिमायत की। गोविंद वल्लभ पंत का एक और काबिल जिक्र कारनामा हिंदुस्तान में मनसूबाबंदी की बुनियाद रखना है। पंत जी को कमेटी का चेयरमैन मुकर्रर किया गया। उस कमेटी की सिफारिशात के नतीजे में मुल्क में मनसूबाबंदी का आगाज हुआ। कमेटी ने 1950 में पहली 5 साला योजना का खाका पेश किया। पंत जी उन दिनों उत्तर प्रदेश के वजीर आला थे, मगर ये उन्हीं का बनाया खाका था जो आगे चलकर 5 साला योजनाओं की बुनियाद बना। पंत जी एक कामयाब सियासतदान थे। उनमें सियासी बसीरत थी। उनकी जिंदगी से उनकी सियासी सूझबूझ की बहुत सी मिसालें पेश की जा सकती हैं। गोविंद वल्लभ पंत हमारे उन चंद रहनुमाओं में से थे जिन्होंने तारीख के औराक में अपने नुकूश छोड़े हैं। उनकी कुर्बानियों और खिदमात को कोई भी मौर्रिख फरामोश नहीं कर सकेगा। कौमी रहनुमा अजीम शख्सियत के मालिक जनाब गोविंद वल्लभ पंत के हवाले से ताहिरा नियाज़ी साहिबा की आवाज़ में अभी आपने तारीख साज प्रोग्राम सुना, और ये तारीख साज प्रोग्राम सुनकर यकीनन पुरानी यादें ताज़ा हुई होंगी। और अब आपको अपनी आवाज़ और अंदाज से महसूस कर रहे हैं उर्दू सर्विस के 2 शहदाई। आप हैं अरुण कुमार साहब और जय सचदेवा। और दोस्तों, ये संगम है नगमगी और रक्स का। मुलाहिजा कीजिए। दोस्तों, आपकी खिदमत में आज एक और खूबसूरत गीत लेके आया हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो आइए सुनते हैं रफ़ी साहब का गाया हुआ एक्चुअल में ये गीत मेरी आवाज़ में। दिल की आवाज भी सुन, मेरे फसाने पे न जा, मेरी नजरों की तरफ देख, जमाने पे न जा। दिल की आवाज भी सुन, मेरे फसाने पे न जा, मेरी नजरों की तरफ देख, जमाने पे न जा। दिल की आवाज भी सुन। एक नजर देख ले, एक नजर देख ले, जीने की इजाजत दे दे। रूठने वाले वो पहली सी मोहब्बत दे दे। एक नजर देख ले, जीने की इजाजत दे दे। रूठने वाले वो पहली सी मोहब्बत दे दे। इश्क मासूम है, इश्क मासूम है, इल्जाम लगाने पे न जा, मेरी नजरों की तरफ देख, जमाने पे न जा। दिल की आवाज भी सुन। वक्त इंसान पे, वक्त इंसान
इंसान पे ऐसा भी कभी आता है, राह में छोड़ के साया भी चला जाता है। वक्त इंसान पे ऐसा भी कभी आता है, राह में छोड़ के साया भी चला जाता है। दिन भी निकलेगा कभी, दिन भी निकलेगा कभी, रात के आने पे न जा, मेरी नजरों की तरफ देख, जमाने पे न जा, दिल की आवाज भी सुन। मैं हकीकत हूँ, मैं हकीकत हूँ, ये एक रोज दिखाऊंगा तुझे, बेगुनाही पे मोहब्बत की रुलाऊंगा तुझे। मैं हकीकत हूँ, ये एक रोज दिखाऊंगा तुझे, बेगुनाही पे मोहब्बत की रुलाऊंगा तुझे। दाग दिल के नहीं, दाग दिल के नहीं मिटते हैं, मिटाने पे न जा, मेरी नजरों की तरफ देख, जमाने पे न जा, दिल की आवाज भी सुन, मेरे फसाने पे न जा, मेरी नजरों की तरफ देख, जमाने पे न जा, दिल की आवाज भी सुन। तो जनाब मन, ये संगम था नगमगी और रक्स का, और पेश कर रहे थे अरुण साहब और जय सचदेवा। यकीनन आप महसूस हुए होंगे। और डांस की अगर बात की जाए दोस्तों, अपने आप में एक अच्छी वर्जिश है। और मौजूदा सूरत हाल की अगर बात की जाए, आप जिम जाना अवॉइड कर रहे हैं, तो आपके लिए डांस एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है वर्जिश का। तो बस जब मौका मिले तो थोड़ा सा हाथ आजमाइए और वर्जिश कीजिए डांस के रूप में, और अपने आप को रखिए फिट और फाइन। और आज के प्रोग्राम से दीजिए फूला और नईम को इजाज़त। आइंदा प्रोग्राम में आपसे फिर होगी मुलाकात। खुदा हाफिज़।